गोयला भाई रुपी फिर नीचे चला गया, गए हम सब। किसने बोला? रुपी नीचे जाता है तो स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ता है? हमें ऑन डे टू डे लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? इकोनॉमी क्या फर्क पड़ता है? रुपी ऊपर जाए, डॉलर कंपैरिजन नीचे जाए, कुछ फर्क पड़ता भी है। वेल, आज इसी को समझेंगे। चलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड। ये वीडियो क्यों है? बिकॉज एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा आइडिया हो। अगेन, हमें इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, बस एक जनरल आइडिया होना चाहिए, दैट एबिलिटी होनी चाहिए कि कुछ भी न्यूज आए हम उसको लॉजिकली समझ पाए। और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बहुत लोग डर जाते हैं। अगर रुपी गिर गया डॉलर के अगेंस्ट तो क्या होगा? क्या कब तक गिरता रहेगा? कि कभी चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? आज सब कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे रुपी डॉलर के अगेंस्ट ऊपर चढ़ता है नहीं चढ़ता है, क्यों चढ़ता है। फिर थोड़ा सा मैं इंडियन हिस्ट्री में जाऊंगा, किन केसेस में ऊपर गया है, किन केसेस में नीचे आया है, ज्यादातर नीचे ही आया है। इससे ना आपको आइडिया पड़ेगा हम किस इकोनॉमी किस किस फेज से उतर के आइए। एंड फिर बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स में इसका क्या फर्क है। एज इन्वेस्टर्स व्हाट शुड बी आवर थिंग टू लुक एट दिस एज अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू, बैड पॉइंट ऑफ व्यू। चलो यार, तो ये कहानी शुरू कब होती है? जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ। अब इसमें कहने की दो राय नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने हमें बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं रिसेंटली सोच रहा था कि यार मुगल्स आए थे, अब मुगल्स ने इंडिया को लूटा था, ऐसा नहीं है नहीं लूटा था, ब्रिट्स ने भी लूटा था। बट व्हाई इज दैट कि जो ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा उसके स्कार्स अभी तक हमारे पास है। अगर आप सोचो, इसका रीजन ये है कि जब मुगल्स ने लूटा था ना, तो वो हमारे देश में ही थे। उनका कभी इंटेंशन नहीं था टू मूव आउट, टू शिफ्ट आउट। वो इंडिया को ही अपने देश में बना रहे थे, यहीं पे वो उसको री इन्वेस्ट करते, मतलब वो वेल्थ यहीं थी। इंडिया से लूटा बट वेल्थ इंडिया में के अंदर ही थी। बट ब्रिटिशर्स का ऐसा कोई टेंशन था ही नहीं रुकने का। उनका इंटेंशन था लूटो बाहर भेजो, लूटो बाहर भेजो, बिकॉज ऑफ विच दे रियली डिस्ट्रॉयड अस। एंड अभी भी इफ यू रीड द इकोनॉमी, इफ यू रीड अबाउट थिंग्स, तो अभी भी हम उनके स्कार्स को ओवरकम ही कर रहे हैं। इट्स मत बात करो, मेरा खून खो जाता है मेरा। ओके, तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिशर्स के बाद। इंडिया की हालत बहुत खराब थी ना। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो उस समय $1 आ जाता था 4 रुपीज के अंदर या 4 रुपीज की कम था। $1 शुड बी दैट। तो अब देखो काफी हद तक इट वाज इक्वली था, राइट। बट आने वाले 76 ईयर्स में रुपी हैज डिप्रिशिएटेड नियरली 20 टाइम्स। अब इसके रीजन बहुत सारे हैं। उसमें आप देखते हो कि रीजन कोई आपको बताएगा सर रुपी कंट्री ने डिवैल्यू कर दी, या इंपोर्ट डेफिसिट हो गए, एक्सपोर्ट डेफिसिट हो गए, आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है। बहुत फलाने डमकाने रीजन है। इनको साइड में कोई बड़े बड़े शब्दों को साइड में रखो। गोयला के साथ से आसान भाषा बात करनी है। बड़े शब्द ना गोयला को सुनने ना समझ आते हैं। बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन प्राइस कैसे होती है? सप्लाई एंड डिमांड, राइट। अब रुपी की अगर डिमांड कम है, nobody wants to buy the rupee, nobody wants to use the currency of our country, तो क्या होगा? डिमांड कम होगी तो क्या होगा? प्राइस भी कम हो जाएगी। इफ द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस इंक्रीजेस। तो बेसिक प्रिंसिपल आपको ये याद रखना है। आगे जाके जितने भी हम बात करने वाले हैं ना, वो सब मैं बात ऐसे भी करूंगा, कान इधर उधर पकड़ने की बात हो गई, बट आपको कान सीधा पकड़ना है। सीधा रीजन क्या होता है प्राइस ऊपर नीचे आने का? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। स्टॉक्स का क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। करेंसी का क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। कमेंट बॉक्स में भी लिखो डिमांड एंड सप्लाई। आई वांट दिस टू बी फिट इन यू कि कुछ भी प्राइस ऊपर नीचे आ रहा है, आपको हर चीज को ना तोड़ के डिमांड सप्लाई पे ही लाना है, ठीक है। आप लिखो डिमांड सप्लाई। अब जाते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। अब मैं आपको इंडिया की ब्रीफ इकोनॉमिक हिस्ट्री थ्रू ले जाऊंगा, और वहां पे मैं चाहता हूं आप देखो किन किन सिचुएशन में रुपी ने अच्छा किया या रुपी ने खराब किया, सो दैट ना कि आपके दिमाग में पूरी मैं मूवी चलाना चाहता हूं, ठीक है। तो मूवी को शुरुआत करते हैं। इन 1950s आप देखोगे इंडिया का मेजर काम क्या था? इंडिया का मेजर काम अभी भी था टू यूनिफाई इंडिया, बिकॉज काफी स्टेट्स का झगड़े चल रहे थे, असम के रीजन में पूरे झगड़े चल रहे थे, बॉर्डर्स में झगड़े चल रहे थे। तो उस समय तो बस ये था कि सब फैल गया, उसको इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करो। और बहुत बार आपको पता है होता क्या कि हम ब्लेम करते हैं कि यार उसने गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हम बर्बाद हो गए, हम ये हो गए। हाँ, अगर आप पीछे देखोगे तो आई एम श्योर आप 50 गलतियां निकाल सकते हो। अब अगेन आपको पता है गोयला पॉलिटिकल इंक्लाइन नहीं है। मैं बहुत बार नरेंद्र मोदी की अच्छाई करती वीडियो बताता हूँ, जब मुझे जेन्युइनली लगता है ही इज डन गुड जॉब, जब डेटा बैकअप होता है, तो लोग मुझे मोदी भक्त बोल देते हैं। आई नो सब नहीं बोलते, सिर्फ शायद एक का दुक्का लोग हैं जो बोलते हैं। और अगर मैं अभी कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ, जिस समय कांग्रेस थी, तो हो सकता है जो हार्डकोर नरेंद्र मोदी फॉलोअर्स है उनको लगेगा कि आई एम ट्राइंग टू अंडरमाइन नरेंद्र मोदी इन एनी वेज, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ लॉजिकली बात कर रहे हैं। तो इन 1950s तो यार देश को इकट्ठा ही करी जा रहे थे, बहुत इश्यूज थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे, देयर वर सेवरल थिंग्स, इकट्ठा कर रहे थे। फिर आ गया टाइम 1960s का। अब ये टाइम बड़ा
प्रॉब्लमेटिक था। और आपको पता है इस टाइम पे 1962 में इंडिया फूड डेफिसिट में था, जहां पे हमारे पास इतनी ग्रेन्स ही नहीं उगती थी हमारे देश में कि हम इंडियंस को खिला पाए, हमें ग्रेन्स इंपोर्ट करनी पड़ती थी। आप खुद सोचो हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना ज्यादा खराब था। वी एज अ कंट्री जो इतनी रिसोर्सफुल है, जिनके पास इतना टाइप का सॉइल है, ज्योग्राफीज है, उसके बावजूद हमें ग्रेन्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे। हालत ऑलरेडी खराब थी। फिर क्या हुआ, 1960s में इंडो चाइना वॉर हो गई, फिर इंडो पाक वॉर हो गई, और 2 वॉर्स चक्कर में इंपोर्ट और बढ़ गया। बिकॉज ऑफ इस इंडिया का डेफिसिट और भी ज्यादा खराब हो गया, हमारी इकोनॉमी की हालत भद से बदतर हो रही थी। वहां पे $1 पहुंच गया अप टू 7.57 रुपीज। अभी के हिसाब से आपको लग रहा होगा ज्यादा कुछ नहीं है, बट उस टाइम सबसे इट वाज अ मेजर फॉल। फिर आया टाइम 1970s का, और सर 1970s में हो गई क्रूड ऑयल क्राइसिस। ऑयल हमारे लिए उस समय भी बहुत बड़ा इंपोर्ट था, अब तो चलो अब तो बिगेस्ट इंपोर्ट बन गया, तो जिसकी वजह से रुपये की हालत और खराब हुई और रुपये को इंटरनेशनल मार्केट में और पीटा गया। फिर आ गया सर द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन। मैं बात करूं 1990s की। अब इस टाइम पे क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी को सरकार ने बोला सर हम खोल रहे हैं, हम इंडियन इकोनॉमी पूरी खोल रहे हैं, राइट। अब इंडिया ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। यस, रिसेंटली चाइना ने भी अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया था। अब एक बार पहले इसको समझते हैं कि एक देश अपनी करेंसी खुद क्यों डीवैल्यू करना चाहेगा। देखो अब इसका सिंपल लॉजिक है, अगर आपकी करेंसी चीपर हो जाती है, डीवैल्यू हो जाती है, सबसे पहले गवर्नमेंट करेंसी डीवैल्यू कैसे करेगी? सिंपल है, गवर्नमेंट डीवैल्यू कैसे करेगी कि अगर एक करेंसी की डिमांड इतनी है, उस करेंसी की सप्लाई बढ़ा दो, भर के बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, तो प्राइस करेंसी के नीचे आ जाएगी। सिंपल हिसाब है। अब सरकार किसी करेंसी की सप्लाई कैसे बढ़ाती है, उसके बहुत तरीके, इंटरेस्ट रेट्स को वो मैनिपुलेट करते हैं, फिर वो करेंसी प्रोडक्शन मैनिपुलेट करते हैं, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब पैसा बांट सकते हैं, विद करेंसी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा बांट सकते हैं विद इन द इकोनॉमी। तो बहुत रीजंस है, तो अब आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस रीजंस, बट बहुत बार एक कंट्री डिसाइड करती है कि चलो मेरी करेंसी को डिवैल्यू कर दो। इसका एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहली चीज, एक्सपोर्ट्स बेटर हो जाते हैं। अब जो कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट करना चाहती है, धंधा बाहर बेचना चाहती है, उनके लिए तो बढ़िया ही है, बिकॉज जो बाहर के देश है उनको सस्ते में सामान मिल रहा है। जो यूएस में बैठे आदमी को $1 में 50 रुपए का सामान मिला था, अब यूएस में बैठे आदमी को बिकॉज करेंसी सरकार ने डीवैल्यू कर दिया है, $1 में 70 रुपए का सामान मिल जाएगा। तो उसके लिए एडवांटेज है, वी कैन बिकम एक्सपोर्ट इकोनॉमी। हमारे देश के बिजनेस हाउसेस को बूस्ट मिलता है, नौकरियां जनरेट होती हैं। बाहर की कंपनीज, जो बाहर देशों की बड़ी कंपनीज हैं, वो इंडिया में आएंगी, अपनी कंपनी सेटअप करेंगी सो दैट वो एक्सपोर्ट कर पाए। और अब इसमें एक और आप लॉजिक देखो, अब देखो इकोनॉमिक्स की ब्यूटी है, हर चीज कनेक्टेड है। अब अगर जितना एक देश एक्सपोर्ट करता रहेगा, राइट, तो इंटरनेशनल मार्केट में उस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे चाइना का आप देखोगे, चाइनीज करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, एवरीवन इज बाइंग एवरीथिंग फ्रॉम चाइना। अब उस देश की अगर डिमांड बढ़ जाएगी इंटरनेशनली, तो करेंसी की वैल्यू भी तो खुद ही बढ़ जाएगी। तो बहुत बार सरकार ना करेंसी डिवैल्यू करती है और बाद में दोबारा करेंसी ऊपर पकड़ लेती है, बिकॉज वो इस लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप समझ रहे हो? अब इसका एक दूसरा ट्रेंड भी है। अब अगर करेंसी डिवैल्यू हो जाती है तो इंपोर्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट, बिकॉज पहले आप 50 रुपए में $1 अंदर ला रहे थे, अब आप 70 रुपए में $1 अंदर ला रहे हो, ठीक है, इट इज एक्सपेंसिव। तो इंपोर्टेड की गुड्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है? इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इकोनॉमी के बिजनेसेस को टू प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट्स फॉर दोस इंपोर्टेड गुड्स। तो सपोज अगर इंडिया में उस समय कोई बहुत हाई एंड चॉकलेट खा रहा था, फेरो रोशर खा रहा था, उसको बहुत महंगी पड़ रही है इंडिया में उस समय, राइट, तो अपॉर्चुनिटी क्या है? इंडियन बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी कि भाई कि उस लेवल की फेरोशर टाइप की चॉकलेट बना दो सो दैट कि आप उसका सब्स्टिट्यूट बन जाओ विद इन द इकोनॉमी इटसेल्फ। सो अब देख लो ना, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमें दिमाग में क्या लगता है कि करेंसी गिर रही है खराब चीज है, करेंसी गिर रही है खराब चीज है। इकोनॉमिक्स में हर चीज का पॉजिटिव भी होता है, हर चीज का नेगेटिव भी होता है। या तो हाफ ग्लास फुल देख सकते हो या हाफ ग्लास एम्प्टी देख सकते हो। और अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव आप देखो करते क्या है, सरकारें लोग मैनिपुलेट करती हैं टू रीच देयर ऑब्जेक्टिव। इसलिए आप देखोगे इन 1991 हमारी करेंसी पहले 7.9% डिवैल्यू हुई थी, जहां पे $1 अब आ रहा था 24 रुपए का। फिर उसी साल हमारी करेंसी को और डिवैल्यू कर दिया बाय 11%। तो करेंसी डिवैल्यू हो रही थी, बट 90s में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो थी, राइट। फिर हर्षद मेहता क्राइसिस भी पूरा हो गया था, इकोनॉमी हिली हुई थी, ऑयल क्राइसिस हो रही थी, ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, बिकॉज ऑफ विच रुपी और नीचे आ गया। आप देख रहे हो ना हमारी रुपी ने किस किस टाइप की चीजें देखी हैं। चिंता मत करो, आप वीडियो एंड तक देखते रहो, मैं आपको पूरा इसको इतना आसान समझाऊंगा ना, इसके बाद आपको कभी कोई डाउट इसमें आएगा ही नहीं। गोयला का प्रॉमिस है, आपको प्रॉमिस याद है ना, बस वीडियो एंड तक देखनी है। सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है, बस वीडियो को एक लाइक कर देना है, एल्गोरिथम थोड़ा पुश करता है टू मेक दिस वीडियो रीच आउट टू अदर पीपल। फिर आ जाते हैं हम 21st सेंचुरी में। अब 2000 साल के बाद इंडिया में, अब इंडिया खुल गया, ठीक है। जब 90s में हुआ, हमारे देश में अच्छी कंपनीज आई, काफी सारे बाहर कंपनीज इधर सेटल हो गई। अब क्या हुआ, इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ रुपी बढ़ने लगे, लोग रुपी को डिमांड करने लगे। तो सबसे पहली चीज, रुपी इन 21st सेंचुरी बिकेम
इन द टॉप 15 मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज इन द वर्ल्ड। और इंडियंस आपको पता ही है पॉपुलेशन एडवांटेज था, हर जगह फैले हुए थे, हर जगह फैले हुए थे। उसके बाद हमारे दूसरे देशों से करेंसी के बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट्स भी बने थे, व्हिच वाज गुड। फिर आ गई सब प्राइम क्राइसिस 2007 2008। अब मेजरली वो यूएस का पंगा था, बट उसमें इंडिया भी पटा, बिकॉज ऑफ विच हमारी खुद की करेंसी वो भी बुरी तरह डिवैल्यू हो गई। फिर कोविड आ गया, कोविड का आपको पता ही है कितनी क्राइसिस हुई, बिकॉज ऑफ विच रुपी और डिवैल्यू करी। तो ये थी एक क्विक समरी ऑफ रुपी। और क्या रुपी आगे भी डिवैल्यू करता रहेगा? वेल हाँ, चांसेस यही है कि रुपी डिवैल्यू करेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि हम देखेंगे कि रुपी दोबारा $1 इक्वल टू 1 रुपी हो गया, वो नहीं होगा। और शायद हमारी इकोनॉमी के लिए एक्चुअली इतना अच्छा भी ना हो। अब चांस यार कि आपने सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा कि भाई इंडिया ना अब इंटरनेशनल करेंसी बन रही है, अब हमारी करेंसी की औकात होने वाली है इंटरनेशनली। अब एक बार उसके बारे में जानते हैं। और सच है ना कि इंडिया की रुपी इंटरनेशनल करेंसी बनने से अभी बहुत दूर है, बट इंडिया स्ट्राइड्स ले रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे आप देखोगे कि सबसे पहली चीज तो 18 कंट्रीज में क्या हुआ है, सेटलमेंट्स हो गए कि रुपये को यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट एज अ लोकल करेंसी। कितने सारे स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स खुल गए दूसरे कंट्रीज में कि इंडियन बैंक्स वहां खोल पाए, इंडियन करेंसी को प्रमोट कर पाए। और आपको बताऊं तो देखो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है। सबसे पहले बांग्लादेश में इंडिया ने लॉन्च किया कि भाई हम ट्रेड करेंगे तो रुपये से करेंगे, और वो हो रहा है। सेकेंड, यूएई में बहुत हमारा एक्सटेंसिव ट्रेड होता है उनसे, दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड टू ट्रेड विद अस इन रुपीज। फिर आता है रशिया से हमने सुना होगा, जब रशिया यूक्रेन पूरी क्राइसिस हुई तो वेस्ट ने क्या किया, वेस्ट ने बोला कि सर देखो हम रशिया को डॉलर से हटा रहे हैं, हम रशिया को स्विफ्ट से हटा रहे हैं, इनके डॉलर्स हमने सारे रशिया के ब्लॉक कर दिए हैं हमारे अकाउंट्स में, एंड रशिया से कोई कंट्री नहीं लगी। बट इंडिया ने उस समय रशिया से ऑयल लिया सस्ती पैसे में, और इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया रुपीज में, डॉलर में नहीं, रुपीज में। अब अगेन इट इज फैंटास्टिक, बट इश्यूज हैं। अब आप देखोगे ये रशिया की बहुत मेजर कंप्लेंट रही है कि उनके पास इतने सारे रुपीज हैं वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, दे हैव बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज। अगर मैं आपको रशिया और इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का स्ट्रक्चर बताऊं तो जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है रशिया को, जो रशिया इंडिया से खरीदता है वो कम होके हो गया है $2.8 बिलियन, और जो इंडिया रशिया से लेता है, मतलब जो रशिया एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, जो इंडिया रशिया से खरीद रहा है, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट 11 मंथ्स का बता रहा हूं ऑफ 2020-23, वो है ऑफ $41.56 बिलियन। तो आप देख सकते हो कितने मैसिव स्केल का डिफरेंस है। तो रशिया के पास रुपी भर गया बहुत सारा, एंड दे आर अनेबल टू यूटिलाइज इट। तो विच शोज कि देखो यार, अभी भी फॉर रुपी टू हैव द ग्लोबल डिमांड थोड़ा टाइम लगेगा। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक में, गोयला स्टॉक मार्केट्स में क्या फर्क पड़ता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में क्या फर्क पड़ेगा इफ रुपी की वैल्यू गोज अप और गोज डाउन। अब इसका आंसर ना डिपेंड्स ऑन योर इंडस्ट्री। जैसे मैं बोला, इकोनॉमिक्स में हर चीज को आप हाफ ग्लास फुल देखते हो या उसी चीज को हाफ ग्लास एम्प्टी देखते हो, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है। अब अगर डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, है ना, रुपी इज गेटिंग वीकर, रुपी और वीकर होता जा रहा है, इसका एडवांटेज क्या है, आईटी कंपनीज को एडवांटेज है, जो एक्सपोर्टर्स है उनको एडवांटेज है। अब सपोज टीसीएस है, ठीक है, टीसीएस ने $100 का कॉन्ट्रैक्ट लिया, $100 का मानते हैं, $100 कॉन्ट्रैक्ट लिया, रुपी की वैल्यू कम हो गई, रुपी $1 $70 से रुपी $1 वो $80 में हो गया, तो टीसीएस को तो ज्यादा पैसे मिल गए, टीसीएस तो बेटर है, टीसीएस तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए, तो ये उनके लिए अच्छा है। अब जब रुपी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जहां पे $1 इक्वल टू ₹70, अब रुपी स्ट्रॉन्ग होकर हो गया $1 इक्वल टू ₹60, रुपी स्ट्रॉन्गर हो गया। इस केस में इंपोर्टर्स की हालत खराब हो जाती है ना, स्पेसिफिकली कंपनीज जो इंपोर्ट कर रही है, जो बाहर से रॉ मटेरियल ला रहे हैं, कोई एपीआईज है या फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको बाहर से कोई मिनरल चाहिए, माइन चाहिए, उनकी हालत खराब हो जाती है, राइट। सो इट डिपेंड्स कि आपकी इंडस्ट्री में कैसे फर्क पड़ेगा। ओवरऑल देखोगे ना, जब रुपी गिरता है, एडवांटेज एक बहुत मेजर होता है कि एफआईआईज और एंट्री करते हैं हमारे मार्केट्स में, ये एक्चुअल फैक्ट है, बिकॉज उनके लिए सस्ता है, उनको $1 में अब और भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, राइट, उनके लिए बेटर है। और जब रुपी स्ट्रॉन्ग होता है तब एफआईआईज एग्जिट मारते हैं, बिकॉज तब और बेटर है, उनको डॉलर का एडवांटेज मिल जाता है। सो डिपेंड्स ऑन योर इंडस्ट्री। बट क्लियर हुआ हो गया ना आपको कि रुपी डॉलर ऊपर नीचे से क्या होता है। अगर कुछ डाउट है, कुछ बचा है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक दबा देना यार, सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को पसंद कर ले। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.